हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पेट्रो एकेडमी। हिंदी की इस एक और क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इन क्लासेस में हम हिंदी के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो ये क्लासेस आपके लिए ही हैं। और इन क्लासेस में मैं हिंदी के पूरे सिलेबस को कवर करके चल रहा हूँ और बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाकर पीपीटी के माध्यम से हम इन क्लासेस को कवर कर रहे हैं। अब तक 8 क्लासेस हो चुकी हैं और उन 8 क्लासेस में हमने इतना सिलेबस कवर कर लिया है। और हिंदी की इस पूरी सीरीज़ में हम ये सब कुछ सिलेबस कवर करने वाले हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सारा सिलेबस हमें इस अपनी पूरी सीरीज़ में कंप्लीट करना है। आज की जो ये क्लास है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो विगत वर्षों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या विभिन्न पुस्तकों में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन उन टॉपिक्स से रिलेटेड होंगे जो क्लासेस हमने अब तक कर ली हैं। ये जो टॉपिक आपको अपने सामने दिख रहे हैं जैसे भाषा का परिचय, हिंदी भाषा के तथ्य और लिपियाँ, इनसे किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को अभी हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो मैं क्लासेस आपको करा रहा हूँ ये सभी तरह के एग्जाम के लिए हैं। चाहे आप यूपीएसआई का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, चाहे यूपी पैट का, चाहे यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, एलटी ग्रेड, यूपी टेट, सुपर टेट या यूपी SSSC का कोई भी एग्जाम है, या सचिवालय का, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड का, स्टेनोग्राफर का, आबकारी सिपाही, युवा कल्याण अधिकारी, वन रक्षक भर्ती होती है, जूनियर इंजीनियर में यूपी में पूछा जाता है, गन्ना पर्यवेक्षक में हिंदी पूछी जाती है, SSC GD में। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो मैं आपको हिंदी करा रहा हूँ ये हिंदी की क्लासेस कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाली हैं। हाँ, वो अलग बात होती है कि हर एग्जाम के हिसाब से कुछ बिंदु हट जाते हैं, कुछ बिंदु होते हैं। मैं यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर करके चल रहा हूँ। जब आप एक बार ये सारी क्लासेस देख लेंगे तो आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए अब इंट्रोडक्शन खत्म करके हम सीधा मुद्दे पर आते हैं और आज की क्लास के प्रश्नों की सीरीज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, जो हिंदी है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय भाषा परिवार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी और फारसी, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, ये शामिल होती हैं। ध्यान रखिएगा, द्रविड़ भाषा परिवार में कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी। भारतीय भाषाओं के आंकड़ों के अनुसार 43.63% यानी 43.63% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 भाषाएं हैं जो भारत में सर्वाधिक बोली जाती हैं। तो वो भाषाएं हैं हिंदी, बंगाली, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बंगाली, फिर मराठी, फिर तेलुगु और तमिल। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? और आप देख रहे हैं पहले ही टिक लगा हुआ है, तो सही उत्तर है अपभ्रंश से। हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का विकास क्रम और आप जानते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से जन्म होता है पाली भाषा का। पाली भाषा के शब्दों का थोड़ा सा रूप बिगड़ता है, एक नई भाषा सामने आती है प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही जन्म हुआ है प्राचीन हिंदी का। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? विकल्प है कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु। तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उसके अंतर्गत 17 बोलियां हैं, और ये जो तेलुगु है ये हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी की 5 उपभाषाओं में से ही एक उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, और इस पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली या जिसे कोरवी भी कहते हैं, हरियाणवी या जिसे बांगरू भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। और हिंदी की एक और उपभाषा पूर्वी हिंदी, उसके अंतर्गत जो बोलियां हैं वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो सीधी सी बात है, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है, बांगरू भी पश्चिमी हिंदी की है, और अवधी पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली है ब्रजभाषा वो काव्य भाषा के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये कृष्ण भक्ति काव्य की एकमात्र भाषा है ब्रजभाषा। लगभग सारा का सारा रीति काल का साहित्य ब्रजभाषा में ही है।
और साहित्यिक दृष्टि से ब्रजभाषा हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली। यदि लिटरेचर के हिसाब से आप देखते हैं तो ब्रजभाषा हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? क्या आप हिंदी को राजभाषा मानेंगे, राष्ट्रभाषा मानेंगे, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हिंदी क्या है? राजभाषा है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 तक हिंदी के राजभाषा से संबंधित प्रावधान लिखे हुए हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी घोषित की गई है। तो हिंदी क्या है? राजभाषा है। और आप जानते हैं हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली है कहाँ की? तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। राजस्थान की जो बोलियां हैं वो है मारवाड़ी, जो कि पश्चिमी राजस्थान की बोली है। जयपुरी या ढूंढाड़ी ये पूर्वी राजस्थान की है, तो हमारा सही उत्तर होगा पूर्वी राजस्थान। और मेवाती उत्तरी राजस्थान की है और मालवी दक्षिणी राजस्थान की। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। कई बार हम इसको ब्रजभाषा के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ब्रजभाषा तथा ब्रजबुली दो अलग अलग भाषाएं हैं। ब्रजबुली का प्रयोग मिथिला, बंगाल, असम और उड़ीसा के कवि कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करने के लिए किया करते थे। ब्रजबुली को पुरानी बांग्ला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आइए जान लेते हैं एक बार कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी ये सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नेपाली, संथाली, अब ये संथाली कभी कभी देवनागरी में और मुख्य रूप से ये ओल्ड चिकी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा डोगरी, मैथिली, देखिए पुरानी परंपरा में ये तिरहुत लिपि में लिखी जाती थी। जो मैथिली थी ये पुरानी परंपरा में तिरहुता लिपि में, लेकिन अब मुख्यतः देवनागरी में। इसके अलावा बोडो, कश्मीरी देवनागरी और अरबी फारसी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। राजस्थानी की बोलियां भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। और इसके अलावा भोजपुरी, मगही, अवधी और छत्तीसगढ़ी जैसी हिंदी की बोलियां ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। पूछा जा रहा है कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है जब किसी भाषा का रूप बिगड़कर एक नई भाषा सामने आती है तो वह भाषा उस पुराने वाले की अपभ्रंश कहलाती है। तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि पाली भाषा संस्कृत से आई है। सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा पाली। यदि ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो इस बात को इस प्रकार से समझिए कि संस्कृत की अपभ्रंश है पाली, पाली की अपभ्रंश है प्राकृत, प्राकृत की अपभ्रंश है और अपभ्रंश से ही विकास हुआ है प्राचीन हिंदी का। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देखिए ब्राह्मी लिपि भारत की सर्वश्रेष्ठ लिपि रही। ब्राह्मी लिपि आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो गई, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। ब्राह्मी लिपि से ही विकसित होते हुए नागरी और देवनागरी। देखिए ब्राह्मी लिपि से पहले गुप्त लिपि के बाद नागरी और फिर देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अब वर्तमान समय में हम जो भी हिंदी पढ़ लिख रहे हैं उसकी देवनागरी लिपि और बहुत सी भाषाओं की जो लिपियां हैं और इसके साथ साथ दक्षिण भारतीय भाषाओं की भी लिपियां भी इसी ब्राह्मी लिपि का ही विकसित रूप हैं। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ज्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। मैं आपको ये बात लिपि वाली क्लास में अच्छी प्रकार से समझा भी चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये बात हम सब अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन जानते हैं संविधान के अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं उनको किस किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, सिंधी को देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में लिखा जाता है, कश्मीरी को फारसी, गुजराती को गुजराती लिपि में, मराठी को देवनागरी लिपि में, उड़िया को उड़िया लिपि में, बांग्ला की लिपि बांग्लाई कहलाती है, असमिया की लिपि असमिया ही कहलाती है, उर्दू जो लिखी जाती है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है, तमिल ब्राह्मी में, तेलुगु भी ब्राह्मी में, मलयालम भी ब्राह्मी में और कन्नड़ जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, कोंकणी देवनागरी में, संस्कृत, नेपाली, संथाली और डोगरी ये सभी देवनागरी में लिखी जाती हैं, मणिपुरी लिपि में, बोडो देवनागरी में और मैथिली को देवनागरी और मैथिली दोनों ही लिपियों में लिखा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? और हम सभी जानते हैं कि वर्तमान हिंदी का जो सबसे प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली। आज हिंदी का जो सबसे स्टैंडर्ड रूप है, जो मानक रूप है हिंदी का, वो खड़ी बोली ही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर
छत्तीसगढ़ी बोली है कहाँ की? ये पूर्वी हिंदी की बोली है। ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो हमने अच्छी प्रकार से पढ़ा है कि पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली या कोरवी, हरियाणवी या बांगरू, और ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं। बघेली किसकी बोली है? बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? हमने अच्छी प्रकार से पढ़ा था कि संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी के राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि इसका मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हम पढ़ चुके हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, के बाद प्राकृत, के बाद अपभ्रंश, के बाद प्राचीन हिंदी। सही क्या उत्तर होगा हमारा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। विकल्पों में संस्कृत नहीं दिया हुआ है, तो सही उत्तर ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हमें ध्यान रखना होगा कि संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी के राजभाषा संबंधी प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है अनुच्छेद 351 की। यहाँ पर मेनली 351 अनुच्छेद की बात की जा रही है। तो ये 351वां अनुच्छेद है, तो इसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, ये बात ध्यान रखने योग्य है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है, तो हम जानते हैं ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अब देखिए, जो खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है, जिसे हम मानक हिंदी भी कहते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि जो हिंदी का विकास है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये अपभ्रंश के प्रकार हैं शोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचर और महाराष्ट्री। अपभ्रंश के ही प्रकार शोरसेनी से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ, और इस पश्चिमी हिंदी की ही बोली है क्या? खड़ी बोली, जिसे हम मानक हिंदी भी कहते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? हिंदी खड़ी बोली का विकास शोरसेनी से हुआ है। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? देखिए, ये की गई 1956 में। घटना ये रही कि 1952 में एक विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामालू ने तेलुगु भाषा के लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग पर आमरण अनशन किया और अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के बनने की जो मुहिम थी वो तेज हो गई, और इसी आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, जो 1956 में बना था। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो अभी अभी हमने जाना आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसका संबंध है पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी, और तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1955 में जो पहला राजभाषा आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष थे B.G. खेर, ये याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। हिंदी की आदि जननी कौन? आदि यानी शुरुआत, आरंभ की, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो ध्यान रखिए कि हिंदी का जन्म तो हुआ है अपभ्रंश से, लेकिन यहाँ पर आदि जननी पूछा है। आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत, प्रारंभ या आरंभ। तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत भाषा। संस्कृत से पाली, पाली से आई प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से प्राचीन हिंदी का निर्माण हुआ। तो इसकी जो आदि जननी है यानी शुरुआत वाली, आरंभ वाली, वो संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? हम सब जानते हैं मलयालम जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, तो ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? यानी प्राकृत से पहले की जो भाषा थी, प्राकृत भाषा के पूर्व काल की जो भाषा थी वो कौन सी थी? पाली। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ जो सही युग्म है वो है खड़ी बोली का और बुंदेली का, क्योंकि खड़ी बोली
और बुंदेली ये दोनों ही पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। ये दोनों बोलियां पश्चिमी हिंदी की दोनों बोलियों का एक सही युग्म है। अगला क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्थात अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी बोली का विकास हुआ है? हम सब जानते हैं अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ और पूर्वी हिंदी की ही बोली है कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो बघेली किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की। और पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बघेली। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? आप जानते हैं कि जब हमने लिपि वाली क्लास की वहां मैंने आपको ये बात समझाई कि सबसे पुरानी जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बाद विकास होता है गुप्त लिपि का, गुप्त लिपि के बाद नागरी और फिर देवनागरी लिपि। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर सी। ये देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो इन टॉपिक्स से रिलेटेड थे और अब तक हम 8 कक्षाएं कर चुके हैं और 8वीं कक्षा में हमने व्याकरण के अंग इस बिंदु को समझा। अब जो इसके बाद आपकी क्लास नंबर 10 आएगी उसमें हम वर्णमाला बिंदु को शुरू कर देंगे, जहां पर हम स्वर और उनके प्रकारों को विस्तार से समझेंगे। और जैसे ही वर्णमाला बिंदु खत्म होगा उससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उनका एनालिसिस करेंगे। तो धन्यवाद ये क्लास देखने के लिए। तो अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।